हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज, जो कि एक्चुअली एक बड़ा टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट दैट इज सॉइल मैकेनिक्स का। कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड होने वाले हैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इस पर्टिकुलर सेशन को आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी कंसेप्ट पहले से ही कवर अप कर लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर जो आपको कवर अप करने हैं बिफोर दिस पर्टिकुलर सेशन। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बात करनी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फोर्स एंड द वेदरिंग फोर्स। इसी के अलावा नेक्स्ट नंबर पे आपको पढ़ना है यहाँ पर वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप, मतलब वॉइड रेशियो क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, गामा का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सभी कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। इसी के बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पर जो काउंट कर रहा हूं मैं, दैट इज अबाउट योर क्ले मिनरलॉजी। तो भाई क्ले मिनरलॉजी के भी कुछ पोर्शन को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। तो खैर चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को विद फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, दैट इज टेकन फ्रॉम ईएससी 1995। क्या बोलता है क्वेश्चन? सिंपली मैच करने का बोल रहा है, और ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली बेस्ड है ऑन द ऑरिजिन ऑफ सॉइल। अलग अलग नाम दिए जाते हैं सॉइल के ऑन द बेसिस ऑफ कि भैया वो जो सॉइल है वेदर होके कैसे ट्रांसपोर्ट हुई, कौन कौन से फोर्सेस उस पर लगे और वो कहाँ जाके डिपॉजिट हुई। जैसे कि यहाँ पर अगर सबसे पहला नाम देख लेते हैं लैकस्ट्रीन सॉइल। लिस्ट वन में लिखा हुआ है लैकस्ट्रीन सॉइल, इससे नाम यहाँ पर याद रखना है आपको। लैकस्ट्रीन से लेक, मतलब एक ऐसी सॉइल जो कि लेक के बेड पे जाके डिपॉजिट हुई हो। सो ये कहाँ डिपॉजिट हुई है? दिस इज डिपॉजिटेड इन द बेड, डिपॉजिटेड ऑन द बेड ऑफ लेक। ठीक है सर। अच्छा, लेक को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एज द स्टिल वाटर बॉडी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा रनिंग वाटर है, ऑब्वियसली बात है ये रनिंग वाटर नहीं होगा। अगर मैं लेक की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है वो ऑप्शन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर लिस्ट टू में दिख रहा है, दैट इज थ्री। ऑप्शन तो नहीं बोल सकते थे उसको। खैर इसी के अलावा नेक्स्ट नंबर पे आप काउंट करते हो एल्यूवियल सॉइल, ऐसी सॉइल जो कि रिवर के कारण ट्रांसपोर्ट हुई हो। अगर आपने यहाँ पर कंसेप्ट पढ़े हुए हैं तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। एलुवियल सॉइल मतलब ऐसी सॉइल जो कि रिवर के कारण ट्रांसपोर्ट हुई हो। रिवर का मतलब फ्लोइंग वाटर या फिर रनिंग वाटर, जो कि दिया हुआ कहाँ दिख रहा है? इन योर टू। सो मैं मैच कर सकता हूँ ए को विद द थ्री एंड बी को मैंने मैच करा विद द टू। नेक्स्ट आ जाता है एओलियन सॉइल, ऐसी सॉइल जो कि विंड के कारण ट्रांसपोर्ट हुई हो। जनरली ये जो पर्टिकुलर सॉइल है ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होती है, और जो सॉइल है डिपोजिशन उसका बहुत लूज होता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलती है, वेरी लेस डेंसिटी के साथ। सो यहाँ पर अगर मैं एओलियन सॉइल की बात कर लेता हूं, दैट इज नथिंग बट दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। एंड मरीन मतलब क्या है? दैट इज मरीन इंजीनियरिंग सभी ने पढ़ा है। मरीन का मतलब दैट इज रिलेटेड टू द सी, एंड ऐसी पर्टिकुलर सॉइल जो कि सी में डिपॉजिट हुई है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? एज द मरीन सॉइल। सो इजीली यहाँ पर सारे के सारे मैच हो जाते हैं। सी को मैंने मैच करा विद द वन एंड डी को मैंने मैच करा विद फोर। सो 3214 इज द कोड दैट यू आर गेटिंग। 3214 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है पूछा गया था 1995 में। अगेन क्या पूछता है? देखिए यहाँ पर एटरबर्ग लिमिट्स से बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपने एटरबर्ग लिमिट्स वाला टॉपिक पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, इजीली। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को देखो जरा। लिक्विड लिमिट दिया है, प्लास्टिक लिमिट दिया है, और आगे बोलता है दैट द परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर देन 2 mm, 0.002 mm। मतलब ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 माइक्रोन इज 24। अब देखिए जो 2 माइक्रोन से छोटे वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको आप लोग बोलते हो क्ले। याद दिला देता हूं थोड़ा सा। देखो ग्रेवल्स की साइज रेंज क्या होती है?
ग्रेवल्स की साइज रेंज होती है 80 mm से लेकर 4.75 mm। ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं सैंड की साइज रेंज की बात करता हूं तो दैट इज बिटवीन 4.75 mm से लेकर होता है ये 0.075 mm। सैंड से छोटा होता है अपना सिल्ट, और सिल्ट की साइज रेंज होती है 0.075 से 0.002 mm के बीच में। ठीक है। अच्छा, चौथा नंबर पे आता है क्ले। सो क्ले यहाँ पर सबसे छोटा साइज है, जिसकी साइज क्या होती है 0.002 mm से भी छोटी। तो देखो एक्चुअली क्वेश्चन में जो लिखा है दैट द परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोन, मतलब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर क्ले। और क्ले का परसेंटेज कितना दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज 24%। ठीक है सर। फिर पूछता है दैट व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ द सॉइल सैंपल। देखो अगर मैं एक्टिविटी का सिंपली फॉर्मूला याद दिला दूं तो वो फॉर्मूला होता था IP/C। बट ये बताता है आपको कि जो भी क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो क्ले पार्टिकल्स कितना ज्यादा इंटेंसिटी से कोहेजन दे रहे हैं। इसीलिए ये जो हमारी आईपी है, क्योंकि ये आईपी कोहेजन के बारे में बताती है, आईपी प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल के बारे में बताती है। इसीलिए हम लोग जब एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली कुछ और नहीं बल्कि दैट इज द कोहेजन इम्पार्टेड पर यूनिट क्ले परसेंटेज होता है। सो व्हाट इज दिस, दिस एक्टिविटी इज नथिंग बट दैट इज द कोहेजन imparted per unit imparted per unit clay। अच्छा, ऐसा क्यों करते, ताकि हम लोग ये पता कर पाए कि जो भी क्ले मिनरल्स प्रेजेंट है वो कितने ज्यादा एक्टिव है या इनएक्टिव है। क्ले का मेनली काम होता है कोहेजन देना, इसलिए अगर कोहेजन ज्यादा दे रहा होगा क्ले मिनरल तो हम बोल देंगे दैट द क्ले इज एक्टिव। ठीक है ना। सो अगर यहां पर बात कर ले हम लोग आईपी की, तो आईपी इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी द लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और डिनोमीटर में हो जाएगा क्ले परसेंटेज। सो अगर मैं यहां पर चेक करूं, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है लिक्विड लिमिट इज 65 एंड प्लास्टिक लिमिट इज 29। हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू बी 65 माइनस 29, दैट इज योर आईपी, दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और क्ले परसेंटेज कितना है, दैट इज 24। सो इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू बी 36 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज इक्वल टू बी 1.5, है ना। तो आंसर तो आ गया एक्टिविटी का कितना, 1.5, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहां पर एक और बात ध्यान रखो कि एक्टिविटी की वैल्यू के बेसिस पे आप सॉइल को नाम भी दे देते हो। कैसा, कि अगर मान लीजिए एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से कम है तो हम लोग सॉइल को बुला लेते हैं एज द इनएक्टिव सॉइल। इसी के अलावा अगर मैं 0.75 से 1.25 के बीच की वैल्यू की बात करूं तो इट सेज दैट द सॉइल इज योर नॉर्मली एक्टिव सॉइल, नॉर्मल एक्टिव सॉइल। और इसी के अलावा अगर मैं यहां पर बात करता हूं, अगर मान लीजिए ये वैल्यू 1.25 से ज्यादा हो तो सॉइल को बोला जाता है एज द एक्टिव सॉइल। अब क्योंकि यहां पर 1.5 है तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता था, एक और सवाल यहां पर ये बन सकता था कि ये सॉइल का नाम क्या दिया जाए, इनएक्टिव दिया जाए, नॉर्मली एक्टिव दिया जाए, या फिर एक्टिव सॉइल बोला जाए। आंसर क्या हो जाएगा, दैट द सॉइल इज एक्टिव सॉइल। ठीक है, दूसरा तरह का क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता था, यहाँ पर पूछा जा सकता था आईपी की वैल्यू क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, दैट इज इक्वल टू बी 36, है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल सकता था कि सिल्ट का परसेंटेज दे दिया जाए और ये बोल दिया जाए दैट द सॉइल इज फाइन ग्रेन सॉइल। ये भी हो सकता था क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, कि वो आपको ये बोल दे दैट द सॉइल इज कंप्लीटली फाइन ग्रेन और साथ में सिल्ट परसेंट दे दे। अगर ऐसा है तो आप सबको पता होना चाहिए सिल्ट और क्ले को कंबाइनली बुलाया जाता है एज द फाइन ग्रेन्ड। तो अगर सिल्ट का परसेंटेज दिया है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करके आप उसकी क्ले का परसेंटेज निकाल सकते थे। खैर चलिए, ये क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से सॉल्व हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर जिसमें एक डायग्राम दिया हुआ दिख रहा है, दैट द गिवन फिगर इंडिकेट्स द वेट ऑफ डिफरेंट पिक्नोमीटर। देखो फर्स्ट पिक्नोमीटर कौन सा है, W1, दैट इज नथिंग बट दैट इज द एम्प्टी पिक्नोमीटर। एक्चुअली आप लोग क्या करते हो, पिक्नोमीटर कुछ इस तरह का कोनिकल ग्लास बॉटल होती है, ये हम लोग सभी जानते हैं। कितना होता है इसका वॉल्यूम, दैट इज ऑफ 900 ml। ठीक है ना। एक पिक्नोमीटर का जो खाली पिक्नोमीटर का वेट है उसको लिख दिया जाता है एज द W1।
ठीक है, उसको आप ऑब्जर्व कर लेते हो अपने टेस्ट के दौरान। फिर उसके बाद क्या करते हो, ये पिक्नोमीटर के अंदर अपनी सॉइल को भर देते हो, जो भी सॉइल का आप वाटर कंटेंट निकालना चाहते हो उसके लिए। सो यहाँ पर सॉइल भरी है तो ऑब्वियस सी बात है, सॉइल में जो वेट आएगा वो होगा सॉलिड्स का और साथ ही साथ वाटर का भी, क्योंकि सॉइल हमारी मॉइस्ट है, उसी में वाटर कंटेंट निकालना चाहते हो। तो ऐसी पर्टिकुलर पिक्नोमीटर का जिसके अंदर सॉइल भरी हुई है, इस पिक्नोमीटर के वेट को बोल दिया जाता है एज द W2, है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करने की, वाटर कंटेंट निकालना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करने की बात कर रहे हो तो इसमें ये वाला जो हमारी सॉइल ली जाती है, दैट इज टेकन एज अ ड्राई सॉइल फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशंस। क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि यार वाटर कंटेंट की वैल्यू निकालना पड़े, इसीलिए अगर हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, सॉइल को ड्राई कर देता हूँ ताकि उसका वाटर कंटेंट क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाए। ठीक है। अच्छा चलिए, इसी के अलावा थर्ड यहाँ पर जो निकालते हैं, थर्ड फेज क्या होता है, जिसमें हम लोग पिक्नोमीटर के अंदर पूरा का पूरा पानी भर देते हैं अलोंग विद योर सॉइल। मतलब सॉलिड जितने हैं उतने तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन टॉप तक आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब ये जो पर्टिकुलर W3 है, इसी की कैलकुलेशन करने में, इसी की वैल्यू ऑब्जर्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि W3 में आप ये एज्यूम कर रहे हो कि पूरा का पूरा जो 900 ml है वो किससे भरा हुआ है, दैट इज फिल्ड बाय द वाटर एंड सॉलिड्स ओनली। W3 में आप ये एज्यूम करते हो कि 900 ml में कोई भी एयर नहीं है, जबकि ऐसा हो नहीं पाता, स्पेशली अगर आपकी सॉइल कैसी है, फाइन ग्रेन्ड है, कोहेसिव है, ठीक है ना। तो कोहेसिव अगर सॉइल है तो उस केस में W3 की कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। हम ऐसे केस में ये बोल सकते हैं दैट पिक्नोमीटर का जो मेथड है, पिक्नोमीटर टेस्ट इज प्रेफर्ड ओनली फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए W3 की वैल्यू आप एग्जैक्टली नहीं निकाल पाओगे। जो आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि पूरे 900 ml में सिर्फ और सिर्फ पानी और सॉलिड ही है, ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि सारे वॉइड्स में से पानी एंटर नहीं कर पाता और हवा को बाहर नहीं निकाल पाता एक फाइन ग्रेन सॉइल में। इसीलिए फाइन ग्रेन सॉइल के लिए W3 कैलकुलेट करना थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। और वहां पर हम लोग अगर फाइन ग्रेन सॉइल यूज कर रहे हैं तो उसमें वेटिंग लिक्विड के तौर पे आप यूज करते हो क्या, दैट इज कैरोसिन। ठीक है, तो वेटिंग लिक्विड के तौर पे क्या यूज करते हो, कैरोसिन, जो कि छोटे से छोटे वॉइड्स में भी इजीली एंटर कर पाए, और W3 की वैल्यू कैलकुलेट जब कर रहे हो तो उसमें हवा का वॉल्यूम बिल्कुल भी ना बचे। ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा यहाँ पर फिर W4 निकाला जाता है, जिसमें आप पूरे के पूरे पिक्नोमीटर को खाली करके पूरे को पानी से भर देते हो, और ऐसे स्टेट में जो वेट आता है पिक्नोमीटर का उसको बोल दिया जाता है एज द W4। फिर कुछ डेरिवेशन होते हैं, डेरिवेशन तो खैर फिलहाल अभी मैं नहीं बता रहा हूं आपको, बट यहां से जो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, दैट इज नथिंग बट दैट इज W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली अगर आप देखोगे W1 माइनस W2 तो ये तो खैर नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू की बात है, ये एकदम ही गलत है, ये भी एकदम गलत है। हाँ, यहां पर जरूर आप बोल सकते हो सर इधर W3 होना चाहिए था, तो वो हो सकता है आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन है। बाकी हाँ, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला फाइनली याद रखना है वो तो ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है, बट इसके अलावा भी आपको बातें पूछी जा सकती है कि जो पिक्नोमीटर टेस्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है। ये यूज किया जा सकता है फॉर द वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन एज वेल एज फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी होती है तब आप सॉइल को ले लेते हो ड्राई, ताकि वाटर कंटेंट अलग से निकालने की जरूरत ना पड़े। खैर चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1995 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि एक सॉइल है जिसकी श्रिंकेज लिमिट कितनी है, दैट इज 10%। श्रिंकेज लिमिट कितना है, 10%। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पर पूछता हूं दैट व्हाट इज श्रिंकेज लिमिट, थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, है ना। दिलाना तो पड़ेगा सर, भूल जाते हैं हम लोग काफी हद तक। ये वाला ग्राफ देखा है आपने सबने, इस तरफ रहता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल और इस तरफ रहता है वाटर कंटेंट।
सर श्रिंकेज लिमिट कहाँ होता है? श्रिंकेज लिमिट सर यहां होता है। कहाँ? ये वाले पॉइंट पे। लेकिन सर ये श्रिंकेज लिमिट एक्चुअली मिनिमम वाटर कंटेंट है जब सॉइल कैसी हो जाएगी, सेचुरेटेड हो जाएगी। मतलब श्रिंकेज लिमिट पे एस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। सो अगर मैं यहां पर बात करूं, फॉर्मूला एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज एस ई इज इक्वल्स टू बी डब्ल्यू जी। वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप्स में ये वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हमने देखा है। एंड अगर मैं ये बोल रहा हूं कि श्रिंकेज लिमिट पे कैलकुलेशंस करनी है, तो आप ये बोल सकते हो सीधे सीधे कि श्रिंकेज लिमिट पे है सॉइल, अगर इसका मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% होगी, एस की वैल्यू 1 ली जा सकती है। सो अगर मैं एस की वैल्यू 1 पुट करूं, ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर क्यों निकालनी पड़ेगी? क्वेश्चन में थोड़ा आगे तो देखो जरा क्या पूछ रहा है। पोरोसिटी ऑफ सॉइल पूछ रहा है, और पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ई अपॉन 1 प्लस ई। यस और नो? सो इसका मतलब पहले मैं ई निकाल लूं ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए, तो ई इंटू एस इज इक्वल्स टू बी क्या हो सकता है, डब्ल्यू इंटू जी। अब ये जो पर्टिकुलर वाटर कंटेंट है इसी को क्या बोलते हो आप, एज द श्रिंकेज लिमिट इंटू जी। यस और नो? अब देखो जरा, श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है एज 10%। 10% को मैं लिख देता हूं 0.1। जी की वैल्यू देखे तो जी की वैल्यू क्वेश्चन में ये लिखी है 2.7। सो यहां से ई की वैल्यू आ जाती है इक्वल्स टू बी 0.27। हमें क्या पूछा गया है, पोरोसिटी की वैल्यू। सो पोरोसिटी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन 1 प्लस ई, फॉर्मूला लगाया जाए, दैट इज 0.27 अपॉन 1 प्लस 0.27। So that will be equals to be around 0.27 divided by 1.27. Yes or no? इसको कैलकुलेट करें अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1/5। अप्रोक्सीमेटली सर 1/5 मतलब 20% के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, और एक्चुअली एक ही ऑप्शन दिखता है 20% के आसपास, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाता एग्जाम में, और क्वेश्चन में एक्चुअली ऑप्शन भी उसी के हिसाब से दिए जाते हैं। यहाँ पर विदाउट कैलकुलेटर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व आप इजिली कर सकते थे। चलिए खैर आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1995 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए जरा, एसेशन रीजनिंग में ए पार्ट बोलता है दैट if the water table is very near to the subgrade of road, it will cause cracking of the road surface। क्या बोल रहा है, देखो रोड सरफेस की बातें हो रही है, तो थोड़ा रोड की लेयर्स याद दिला देता हूं। सबसे नीचे होती थी आपकी सबग्रेड लेयर, याद है? सबग्रेड के ऊपर सब बेस, और फिर आ जाता था बेस कोर्स, और फिर आता था आपका सरफेस कोर्स, याद है? खैर अभी फिलहाल मुझे लेयर्स के नाम से मतलब नहीं है। क्या बोल रहा है कि ये जो लोअर मोस्ट लेयर है दैट इज सबग्रेड, दैट इज नथिंग बट दैट इज द नेचुरली प्रेजेंट सॉइल। इसमें यहां पर अगर वाटर टेबल प्रेजेंट है तो क्या होगा, देखो जरा। अगर इधर वाटर टेबल प्रेजेंट है तो आप लोग जानते हो कि जो वाटर कंटेंट है ना, ये वाटर कंटेंट क्या करता है, अगर वाटर कंटेंट बढ़ा तो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कम हो जाए या फिर बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू कम हो जाए तो सॉइल इजीली फेल हो जाएगी, है ना। सॉइल फेल हो जाएगी तो क्रैक्स इजीली बन जाएंगे, वही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इट विल कॉज द क्रैकिंग ऑफ द रोड सरफेस। तो ऑब्वियस सी बात है ए तो सही है, ए सही है। आर क्या बोल रहा है, दैट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल विल चेंज फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड। सही बात है सर, हम लोग एक्चुअली यहाँ पर जैसे ही वाटर टेबल आ जाएगा तो हमारी सॉइल क्या बन जाएगी, लिक्विड की तरह बिहेव करेगी। वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लिक्विड लिमिट से क्रॉस कर जाएगा वाटर कंटेंट। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारी सॉइल में, जो हम लोग इसके पहले भी ग्राफ बना चुके ऑलरेडी, ये वाला कौन सा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वाटर कंटेंट वाला, है ना। तो इधर आता था श्रिंकेज लिमिट, फिर आता था प्लास्टिक लिमिट, फिर आता था लिक्विड लिमिट, है ना। तो अगर वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है सॉइल कहां से कहां मूव करेगी, फ्रॉम द प्लास्टिक लिमिट टू द लिक्विड लिमिट। यस और नो? तो ये बात तो सही लिखी है, लेकिन आगे बोलता है दैट इट विल लीड टू वॉल्यूमेट्रिक डिक्रीज, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअली आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा भी है, ये इधर वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिखते हो आप। तो ये बताओ, वाटर कंटेंट बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हम लोग जब यहां से इधर जा रहे हैं, देखो इधर से ऊपर जा रहे हैं ना, नीचे तो नहीं जा रहे। सर वाटर ऐड करने के कारण क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल बढ़ेगा।
तो यहां पर ये जो डिक्रीज लिखा हुआ है क्या ये सही है? ये जो डिक्रीज लिखा है ये गलत है। क्या होना चाहिए था इधर? इंक्रीज होना चाहिए था। यस और नो? सो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि आर स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और सर अगर आर गलत हो तो एक ही ऑप्शन दिखता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर तो आर गलत क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1995 का क्वेश्चन है। बोलता है दैट इन अ वेट सॉइल मास, एक ऐसा सॉइल मास है जिसमें पानी है। ठीक है, खैर आगे लिखा भी हुआ है कि एयर का जो वॉल्यूम है वो 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम है। मतलब हवा कितनी है टोटल सॉइल के वॉल्यूम का 1/6। यस और नो? फिर आगे क्या बोल रहे हैं, वाटर ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। वाटर का वॉल्यूम कितना है? वाटर का वॉल्यूम है यहां पर सॉइल के वॉल्यूम का 1/3। यस और नो? पूछ क्या रहा है, वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो जरा मुझे ये बताओ, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज नथिंग बट दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यस और नो? जानते हैं हम लोग? अच्छा ये बताओ वॉइड्स क्या होते हैं? दैट आर नथिंग बट दैट आर एयर प्लस वाटर। भाई वॉइड्स में या तो हवा प्रेजेंट होगी या फिर पानी प्रेजेंट होगा। सो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू बी वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय 6, दैट इज VA, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय 3। जिसको ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेकर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय 2। यस और नो? और ये भी आपको पता है कि वॉइड्स और सॉलिड्स मिलकर बनती है आपकी सॉइल। हाँ या ना? अब वॉइड्स आपने कितने बोले, सॉइल का आधा, तो यहां से आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाल सकते हो। बोलो यस और नो? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स विल बी इक्वल्स टू बी वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय 2। सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय 2। यस और नो? एंड हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था वॉइड रेशियो की वैल्यू। तो ये बताओ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है। देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये रहा, दैट इज नथिंग बट दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय 2। इन द सेम वे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय 2। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नीचे लिखना था और ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दोनों का डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 1। यस और नो? सो 1 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती आप लोग कैसे कर सकते हो। बिल्कुल गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती यहां पर हो सकती है कि आप ईटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको इसी सेम क्वेश्चन में ईटा की वैल्यू पूछी जाती, कैसे निकालते, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और मुझे पता है अधिकतर स्टूडेंट जो करते हैं ना गलत, वैसे ही क्वेश्चन को गलत करने का कुछ सेंस नहीं है, ऐसा भी कुछ उलझा नहीं रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं अधिकतर, कि वही वो ई की जगह ईटा निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय 2, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑलरेडी है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, दैट इज इक्वल टू बी 0.5। तो काफी स्टूडेंट्स का आप में से ऐसे का आंसर आया होगा 0.5। क्यों आया है, आई होप शायद समझ में आ गया कि इस तरह की गलती हमें नहीं करनी। एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ई का फॉर्मूला और ईटा का फॉर्मूला 100% क्लियर रहना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1996 का क्वेश्चन है, लैकस्ट्रीन सॉइल आर सॉइल विच आर। भैया लेकस्ट्रीन मैंने ऑलरेडी बता दिया, लैकस्ट्रीन में नाम से आप क्या बोल सकते हो, लेक। क्या बोल सकते हो, लेक। यस और नो? और लेक में प्रेजेंट जो सॉइल है वो कहां दिख रही है, लिखा हुआ है इन ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बाकी के ऑप्शंस का क्या मतलब है, देखो रिवर और स्ट्रीम से जो ट्रांसपोर्टेड है उस पर्टिकुलर सॉइल को क्या बोलते हो आप, दैट इज नोन एज एल्यूवियल सॉइल, है ना। अच्छा ग्लेशियर से ट्रांसपोर्टेड जो सॉइल होती है उसको क्या बोलते हो, दैट इज नोन एज ग्लेशियल सॉइल। ठीक है ना। सी बेड में जो भी डिपॉजिट होती है उस सॉइल को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मरीन सॉइल। यस और नो? तो एक्चुअली यहाँ पर लैकस्ट्रीन सॉइल बोला था। क्वेश्चन खैर बहुत ज्यादा इजी था, और जैसे जैसे यहाँ पर आगे क्वेश्चंस में दूसरे नाम भी आएंगे अपन उन नामों के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ ही समझते चलेंगे। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन,
1996 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है? दैट अ सॉइल सैंपल इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है? दैट इज 2.6। आगे बोल रहा है वॉइड रेशियो इज गिवन एज द 0.78। फिर आगे क्या बोलता है? दैट द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुल्ली सेचुरेट द सॉइल। ध्यान दीजिएगा, सेचुरेशन कितना है? फुल्ली सेचुरेशन। मतलब एस की वैल्यू क्या बोल सकता हूं? 1 बोल सकता हूं, है ना? पूछता है कि भैया इस केस में वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, एट दैट वॉइड रेशियो वुड बी। पूछ क्या रहा है? दैट वाटर कंटेंट कितना होगा? वाटर कंटेंट एट दैट पर्टिकुलर वॉइड रेशियो वुड बी। सो वाटर कंटेंट की वैल्यू पूछी जा रही है ना? क्या करेंगे सर? फॉर्मूला यहां पर याद रखेंगे। कौन सा? एस ई इज इक्वल्स टू बी डब्ल्यू जी। बिल्कुल इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया हुआ है। खैर फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करना, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना? अगर एस की वैल्यू की बात करें दैट इज 1, ई की वैल्यू की बात करें दैट इज 0.78, वाटर कंटेंट आपको निकालना है, जी की वैल्यू दी हुई है 2.6। क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.78 डिवाइडेड बाय 2.6। दिस विल बी इक्वल्स टू बी 0.3, है ना? बट सर हमें चाहिए परसेंटेज में, तो क्या कर दूंगा? वैल्यू पर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी 30%, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहा है, लेकिन हाँ बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूले को आपको रिवाइज भी करना है, फॉर्मूला भी रिवाइज हो रहा है, क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जा रहे हैं अपने, है ना? तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब क्या है? पहली बात तो कि अगर सच में आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो तो आप वो सॉल्यूशन देख लो। दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब यह है कि अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम से ही डर लगता है। नाम सुन लिया एग्जाम का, क्वेश्चन नहीं बनेगा सर। तो ऐसे स्टूडेंट्स का डर भगाना भी यहाँ पर इसका दूसरा पर्पस है। तीसरा पर्पस क्या है कि सर जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाता है। लगे हाँ जैसा भी फॉर्मूला रिवाइज हो गया, कोई क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट आया है तो वो कंसेप्ट रिवाइज हो गया। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, इसके बहुत पर्पस है। फायदा सबसे ज्यादा देने वाला है आपको ये क्वेश्चंस, है ना? खैर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आई होप शायद ये आपको खुद भी रियलाइज हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1996 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखा जाए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ड्राई सॉइल है जिसकी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है एज 1.35। क्या दिया है? जीएम, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। वैसे दो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, एक होती है मास और एक होती है ट्रू। मास को बोलते हो एपेरेंट और ट्रू को बोलते हो एब्सोल्यूट। तो अगर मैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो दैट इज नथिंग बट दैट इज द वेट ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। सर इसी के अलावा अगर मैं जी टी की बात करूं तो जी टी मतलब ट्रू या फिर एब्सोल्यूट क्या होता है? दैट इज द वेट ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो दोनों में 1 यूनिट वॉल्यूम लिखना था, ना कि वेट लिखना था। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक्चुअली ये हो जाएगा गामा ऑफ सॉइल इंटू 1 यूनिट वॉल्यूम, मतलब वी की वैल्यू लिख देता हूं 1, क्योंकि वेट लिखना है। वेट क्या होता है? गामा इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखूंगा। वेट इज इक्वल्स टू बी गामा इंटू वॉल्यूम, लेकिन गामा ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या बोला मैंने? 1 यूनिट। यहां से क्या मिल जाता है? दैट जीएम इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी गामा ऑफ सॉइल अपॉन गामा डब्ल्यू। यस और नो? और ये क्या होता है? दैट इज द गामा ऑफ सॉलिड्स अपॉन गामा ऑफ वाटर, है ना? अच्छा, इसी को कई बार बोल दिया जाता है एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, जीएसबी। अब हम जो भी एक्चुअली फॉर्मूले याद करते हैं ना, ये जैसे गामा इज इक्वल्स टू बी जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इस फॉर्मूले में जो जी होता है ये कौन सा वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है? दिस इज योर सॉलिड स्पेसिफिक ग्रेविटी।
ये कौन सा वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है? ये सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। बट सॉलिड मतलब जीटी, है ना। तो अगर मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भाई मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ड्राई सॉइल बोला है, तो भैया जी एम फॉर ड्राई सॉइल दिया गया है, और ड्राई सॉइल का जीएम क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू बी गामा ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन गामा ऑफ वाटर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, हाँ या ना। अच्छा, गामा ड्राई फॉर सॉइल क्या होता है? दैट इज जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। याद है? यही वाले फॉर्मूले में एस की वैल्यू 0 पुट कर दो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 पुट कर दोगे तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा ड्राई हो जाएगी। यस और नो? तो जहां एस की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जी इंटू गामा डब्ल्यू। यस और नो? यही हो जाएगा। चलो इसको एक बार और थोड़ा प्रॉपरली लिख देता हूं, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि ये तो फॉर्मूले में ही था। सो यहां से फॉर्मूला क्या मिल जाता है? जी एम इज इक्वल्स टू बी जी एस अपॉन 1 + ई। बट ये है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द ड्राई स्टेट। पूछा जा सकता था आपको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूले से यूज करो आप, जरा जीएम की जनरल वैल्यू निकाल लो। क्या आ जाएगा? जी टी प्लस एस ई अपॉन 1 + ई। जीटी बोल दो या जीएस बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। जीटी बोल दो या जीएस बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो अभी यहां पर जरा चेक करो, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, ये दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, सो दिस इज जीएस। चलो वैल्यू पुट करता हूं ये वाले फॉर्मूले में, ठीक है। जीएम की वैल्यू क्या दी है? 1.35 इज इक्वल्स टू बी जीएस, जीएस की वैल्यू दी हुई है 2.7 अपॉन 1 + ई। So 1 + e क्या आ जाएगा? That will be equals to be 2.7 divided by 1.35, that is equals to be 2. So 1 + e is equals to be, अगर 2 आ रहा है तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 - 1, that is equals to be 1. So this is your answer for this particular question. 1 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? That is given in your option number B. ठीक है, तो आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। कैसे सॉल्व करना है ये भी हमने यहाँ पर सीखा, और ये भी सीख लिया हमने दैट व्हाट इज जीएम। जीएम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बेसिक बताया आपको, ठीक है ना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ जीटी, जीटी और जीएम में जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। तो देखो फर्स्ट पार्ट जो हमने सीखा वो जीएम क्या होता है वो सीखा, फिर ये सीखा जीटी क्या होता है, फिर दोनों में रिलेशन भी देखा, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन फॉर द ड्राई सॉइल, है ना। ठीक है, हो सकता था यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या पूछ लेता, दैट व्हाट इज योर ड्राई यूनिट वेट, ऐसा भी पूछा जा सकता था, है ना। और बाकी ऑब्वियसली बात है, जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो हमने सॉल्व कर ही लिया है ना। तो इस तरह से आप चेक करोगे, एक ही क्वेश्चन में एक्चुअली 5 क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। वो एक अलग बात है 5 क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन और क्या बन सकता था इधर? हो सकता था ना कि आपको अनसेचुरेटेड सॉइल का मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो, दिया जा सकता था, या हो सकता है सैचुरेटेड का दिया हो। अगर सैचुरेटेड दिया गया है तो ये जो एस दिख रहा है, ये एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी फॉर सैचुरेटेड सॉइल। यस और नो? तो अगर सैचुरेटेड वाला केस दिया होता तो एस की वैल्यू 1 पुट कर देना इस फॉर्मूले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 96 का क्वेश्चन है। एक्चुअली ऐसा सवाल अभी जस्ट हमने देखा है यहाँ पर। क्या बोलता है? दैट द क्ले सैंपल हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.5। सो वॉइड रेशियो क्या दिया है? एज 0.5 इन ड्राई स्टेट, इन ड्राई स्टेट। फिर आगे बोलता है दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज 2.7। पूछता है कि इसकी श्रिंकेज लिमिट कितनी होगी। देखो जरा, श्रिंकेज लिमिट कैसी होती है, पहले ये बताओ ड्राई स्टेट कैसा होता है। सर ड्राई स्टेट मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स होंगे और बाकी बचे वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ हवा होगी। सो दिस इज योर ड्राई स्टेट। बट अगर मैं आपको पूछता हूं कि ये बताओ श्रिंकेज लिमिट वाला स्टेट क्या होता है,
श्रिंकेज लिमिट वाला स्टेट जो होता है वो जस्ट सेचुरेशन वाला स्टेट होता है। जस्ट सेचुरेशन का मतलब क्या होगा सर? सेम वॉल्यूम, लेकिन जहां पहले क्या प्रेजेंट था? हवा थी। अब वो पूरे के पूरे हवा की जगह किसने रिप्लेस कर दिया? हवा को वाटर ने रिप्लेस कर दिया। यस और नो? सो क्या यहां पर वॉइड रेशियो चेंज होगा? ये बताओ। वॉइड रेशियो क्या होता है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो मुझे ये बताओ, ड्राई स्टेट हो या फिर श्रिंकेज लिमिट वाला स्टेट हो, क्या दोनों में वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हुआ है? अगर यहाँ ड्राई वॉल्यूम है तो इधर भी जो सॉइल का वॉल्यूम है वो तो ड्राई ही रहता है, ड्राई वॉल्यूम के बराबर ही होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा वेट जरूर अलग होगा। बट अभी फिलहाल वेट की बात नहीं हो रही, क्योंकि वॉइड रेशियो की बात हो रही है। और वॉइड रेशियो में किसका रेशियो लिया जाता है? वॉल्यूम वॉल्यूम का। यस और नो? तो अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं, क्या ये बताओ ड्राई स्टेट और श्रिंकेज लिमिट वाले स्टेट में वॉइड रेशियो अलग अलग होने वाला है? नहीं सर। क्यों नहीं होने वाला अलग अलग? क्योंकि सर वॉइड्स तो अभी भी उतने ही हैं। वो एक अलग बात है कि जितने भी पहले वॉइड्स थे, जिनमें सभी में पहले हवा भरी थी, अब उन्हीं सारे के सारे वॉइड्स में कौन भरा है? पानी भरा है। तो अगर सारे वॉइड्स में हवा भरी है तो स्टेट का नाम पड़ गया ड्राई स्टेट। सारे उतने ही सेम वॉइड्स में अगर पानी भरा है तो मैं श्रिंकेज लिमिट वाला स्टेट बोल देता हूं। यस और नो? सो ये बताओ, श्रिंकेज लिमिट पे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना? ड्राई स्टेट पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना? डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यस और नो? दिस इज योर कैपिटल एस। तो सर कैपिटल एस की वैल्यू दोनों ही स्टेट में क्या होती है, ये समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि जो वॉइड रेशियो है वो दोनों ही स्टेट में बराबर बराबर होता है। सो ये जो 0.5 लिखा है, दिस इज ऑल्सो इन और एट योर श्रिंकेज लिमिट। सेम हो जाएगा हमारा वॉइड रेशियो इवन एट द श्रिंकेज लिमिट। यस और नो? और श्रिंकेज लिमिट के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, एस ई इज इक्वल टू बी डब्ल्यू जी वाला, तो ये फॉर्मूले में आप क्या बोल सकते हो कि सर डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू होती है 1। ई की वैल्यू, सर ई की वैल्यू सेम हो जाएगी जो ड्राई स्टेट में थी, तो इसको मैं लिख देता हूं ड्राई स्टेट का ई, है ना? वाटर कंटेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? एज द श्रिंकेज लिमिट, है ना? और g इज नथिंग बट दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है? तो यहां से आपको क्या मिल जाता है? दैट द श्रिंकेज लिमिट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी द ड्राई स्टेट वॉइड रेशियो अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। और यहां पर दोनों की वैल्यूज दी हुई है, तो श्रिंकेज लिमिट विल बी इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू बी द वॉइड रेशियो, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज 2.7। ठीक है? अच्छा, वैल्यू परसेंटेज में चाहिए तो क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दो बाय 100। ठीक है? तो 50 डिवाइडेड बाय 2.7 कर लो। ऑब्वियसली बात है, दिस वैल्यू विल बी लेसर देन 20, है ना? 20 से कुछ कम आएगा, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल ही लोगे आप, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 18.5%। दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले यहां पर ये समझ में आना चाहिए था आपको दैट व्हाट इज श्रिंकेज लिमिट। Shrinkage limit is the minimum water content required to make the soil saturated। ठीक है? या फिर सर ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जब अगर आपने पानी ऐड करा और एक्स्ट्रा तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल बढ़ेगा। ठीक है? ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जब एडिशन ऑफ वाटर विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कैसे सर? ये वाली डेफिनेशन कैसे दी? ये यहां से दी, देखो जरा, ये वाले ग्राफ से। ऑब्वियस ही बात है, आई होप शायद आपने ये पढ़ा हुआ है ग्राफ, और अगर ये ग्राफ पढ़ा है, श्रिंकेज लिमिट पढ़ा है, तो श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई होगी। मैंने यहां पर काफी हद तक आपको समझा दिया जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड पोर्शन था। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1996 में पूछा हुआ। क्या बोलता है? दैट अ सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60%। सो यहां पर दे दिया लिक्विड लिमिट एज 60%। प्लास्टिक लिमिट दिया है 35%। श्रिंकेज लिमिट भी दे दिया है एज इक्वल्स टू बी 20%। ठीक है सर?
फिर आगे बोलता है दैट द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, मतलब ये WN की वैल्यू दे दी गई है एज 50%। पूछ क्या रहा है, पूछता है लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखो एक्चुअली अगर मैं लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करूं तो लिक्विडिटी इंडेक्स नाम में अगर लिक्विड आ रहा है तो न्यूमरेटर में लिक्विड नहीं आएगा। डिनोमिनेटर दोनों का ही IL और IC का सेम होता है। क्या होता है डिनोमिनेटर? दैट इज WL माइनस WP। अब क्योंकि लिक्विडिटी इंडेक्स है, नाम में लिक्विड है, तो न्यूमरेटर में लिक्विड नहीं आएगा, लिक्विड की जगह क्या आ जाएगा? नेचुरल। अब बाकी WP को एज इट इज लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है अगर वैल्यू परसेंटेज में चाहिए। यहां पर परसेंटेज में नहीं दिया गया है, सारी वैल्यू फ्रैक्शन में है ना। अच्छा, यहां पर अगर मैं IL की बात करूं, देखो WN नेचुरल वाटर कंटेंट कितना दिख रहा है? 50। प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू कितनी दिख रही है? दैट इज 35 डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट की वैल्यू दिख रही है 60 माइनस 35। यस और नो? सो इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू बी 15 डिवाइडेड बाय 25। यस और नो? और सॉल्व कर ले तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/5। सर 3/5 इज नथिंग बट दैट इज 0.6। ठीक है, इन द सेम वे अगर यहां पर मान लीजिए, ये तो हो गया हमारा वो क्वेश्चन जो कि एक्चुअली पूछा गया था। तो क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया? 0.6, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन तो खैर फिलहाल यहाँ पर खत्म होता है, बट इसके अलावा क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता था? हो सकता था वो आपको पूछता कि भाई व्हाट इज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। व्हाट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स? दैट इज ऑलवेज 1 माइनस IL। ठीक है, ये लिक्विडिटी इंडेक्स में, लिक्विडिटी इंडेक्स को अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो आपको क्या मिल जाएगा? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू बी 0.4। दूसरा तरह का सवाल। अच्छा, तीसरा सवाल क्या पूछा जा सकता था? सेम डाटा को देकर पूछा जा सकता था व्हाट इज द स्टेट ऑफ सॉइल। ये पूछा जा सकता है आपको कि सॉइल का स्टेट क्या होगा। तो सॉइल का स्टेट समझना है तो जरा एक बार वापस से ग्राफ बता देता हूं आपको। देखो जरा, इस तरफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिखते थे, ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलता था। दिस इज योर श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू क्या दी है? 20। फिर क्या दिया है? प्लास्टिक लिमिट दैट इज 35। फिर क्या दिया है? लिक्विड लिमिट दैट इज इक्वल टू बी 60। यस और नो? सर इधर होता है सॉलिड स्टेट, इधर होता है सेमी सॉलिड स्टेट, इधर होता है प्लास्टिक स्टेट और इधर होता है लिक्विड स्टेट। यस और नो? होता है। यहां जरा बताओ, जरा क्वेश्चन में जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो कितना है? 50%, है ना। तो 50% कहाँ आएगा सर? 50% यहां आएगा। सर इधर आएगा तो ये कौन सा स्टेट दिख रहा है? प्लास्टिक स्टेट दिख रहा है। तो व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ सॉइल? दैट विल बी प्लास्टिक स्टेट। दैट विल बी द प्लास्टिक स्टेट। अच्छा, एक और सवाल क्या पूछा जा सकता है? वो पूछा जा सकता है कि भैया हमारी जो सॉइल है वो स्टिफ है कि सॉफ्ट है कि वेरी स्टिफ है ना। तो ध्यान रखिएगा। अभी खैर फिलहाल वैल्यूज में नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आगे आएगा क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको नाम पूछ लेगा, तो वहां पर मैं आपको वो टेबल भी याद दिला दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा, जिसमें अलग अलग सॉइल के नाम दे दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ IC एंड IL। देखो, अगर IC की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब सॉइल स्टिफ ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर IC की वैल्यू कम है तो सॉइल को सॉफ्ट बुलाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये जो IC या IL है ये आपको बता रहा है कि हमारी सॉइल कौन से स्टेट में है, और जैसे जैसे इधर से इधर जाते हो सॉइल कैसी बनती जाती है? सॉफ्टर बनती जाती है ना। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो इस तरफ जाओगे श्रिंकेज लिमिट की तरफ, तो क्या बन जाएगी हमारी सॉइल? स्टिफर होती जाएगी। मतलब इधर से इधर तक जा रहे हो तो क्या बनेगी? स्टिफर होती जाएगी सॉइल। ठीक है, ठीक है, समझ में आती बात। और इसके अलावा आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में सीखने के लिए। सारी चीजें अभी नहीं समझा रहा हूं, इनके बारे में और भी कुछ पॉइंट्स है, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चंस अभी और आएंगे IC IL पे, तो वहां पर भी हमें कुछ एक्सप्लेनेशन देना है। इसलिए अभी पूरा 100% एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेबल वाला पार्ट मिस करा है, जो कि आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, है ना। टेबल कौन सा? अलग अलग सॉइल के स्टेट बोले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ IC एंड IL। और क्या पार्ट दूसरा? सर ये IC और IL की रेंज क्या होती है? क्या वैल्यू होगी तो कौन सा स्टेट होगा? खैर,
वो सारी बातें अभी अपन आगे रिवाइज करेंगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे इस पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टेकन फ्रॉम 1996। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो जरा। एक तरफ दिख रहा है यहाँ पर वॉल्यूम और दूसरी तरफ दिख रहा है वेट। ठीक है सर, क्या क्या पूछ रहा है सबसे पहले बताओ। डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ रहा है। तो भैया ये बताओ यहाँ पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है। दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यही होता है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे अगर वैल्यू चाहिए परसेंटेज में तो। ये बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। सर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी 0.3 सीसी। यस और नो। सर वॉइड्स क्या होते हैं। वॉइड्स होता है हवा प्लस पानी। सो हवा कितनी है 0.2, पानी कितना है 0.3, दोनों को ऐड कर दो। सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.2 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100। सो डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 100। दैट विल बी इक्वल्स टू बी 60%। सो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना आएगा 60% आएगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है एकदम। ठीक है, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है दिस इज MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जिससे आप लोग अधिकतर स्टूडेंट्स डरते हो गेट एग्जाम में। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो गेट में अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है 2-3 सालों में, यहाँ तो ये पहले से आता है। ठीक है, तो जो बच्चे ESC के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उनको बिल्कुल भी MSQ से डर नहीं लगना चाहिए। तो चाहे आप गेट की एग्जाम की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, MSQ से अगर डर लगता है तो मेरा सजेशन होगा आप ESC के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या होगी, चेक करते हैं सही है कि गलत है। वॉइड रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज दैट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सर वॉइड्स मतलब क्या है, दीज टू आर वॉइड्स। यस और नो। तो वॉइड्स में क्या लिख दूं, वॉल्यूम लिखना है, ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम इस तरफ लिखा है 0.2 प्लस 0.3 सीसी। यस और नो। और सॉलिड्स का वॉल्यूम कितना है दैट इज 0.5। सो 0.5 बाय 0.5 मतलब आंसर क्या आ जाएगा, वॉइड रेशियो की वैल्यू 1 आ जाएगी। हाँ या ना। तो वॉइड रेशियो की वैल्यू 1 या फिर 100% लिखना था, ये क्या दिखा है 40%। गलत है, सेकंड गलत हो गया। समझ में आ रही बात। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है। वाटर कंटेंट की वैल्यू दे दी गई है 30%। वाटर कंटेंट क्या बोल रहा है 30% है। चेक करते हैं वाटर कंटेंट क्या होता है। दैट इज नथिंग बट दैट इज वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, है ना। अब ये बताओ वेट ऑफ वाटर कितना है। वेट 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 इस तरफ है, राइट हैंड साइड वाला। वेट इज 0.3 और सर सॉलिड्स कितना है वेट 1 मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस विल बी इक्वल टू बी 30%, है ना। क्वेश्चन में मेरे को 30% ही लिखा है तो इसका मतलब थर्ड सही है। ठीक है ना, थर्ड सही है। फोर्थ चेक करो जरा। फोर्थ इज नथिंग बट दैट इज योर सेचुरेटेड यूनिट वेट। सर गामा सेट। सर गामा सेचुरेटेड कब आएगा, जब सर सारे के सारे वॉइड्स में क्या भरा हो, पानी भरा हो, है ना। सो दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी मेरे को क्या लिखना है, गामा लिखना है। दैट इज वेट ऑफ सॉइल अपॉन वेट ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सो क्या लिखना चाहिए, वेट ऑफ सॉइल। लेकिन वेट कब का, जब सारे के सारे वॉइड्स में पानी भरा हो, है ना। तो लिख सकता हूं वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यस और नो। तो अभी जरा बताओ वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाती तो। सर जितना ये हवा दिख रहा है ना, हवा का भी वॉल्यूम किसमें हो जाता, पानी का हो जाता। अब देखो जरा, पानी का वॉल्यूम अगर 0.3 है तो पानी का वेट कितना है 0.3। अगर मान ले पानी का वॉल्यूम पूरा 0.5 हो जाता तो पानी का वेट कितना होता 0.5। yes or no. So what will be the weight of water, that will be 0.5 for the saturated state, not for the present state. Okay, solids का weight कितना है, that is equals to be weight 1, but sir ये जो वैल्यू है that is in ग्राम। yes or no, weight लिखा है मैंने। वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा, दैट विल बी द समीशन ऑफ ऑल थ्री। तो सर ये तीनों का समीशन अगर लिखूंगा तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5 दैट विल बी इक्वल्स टू बी 1 सीसी। हाँ या ना, समझ में आ रही बात। एक्चुअली ये गामा नहीं है, ये एक्चुअली आपने कैलकुलेट कर लिया ना, ये तो रो है।
ठीक है। रो क्यों सर, मास अपॉन वॉल्यूम है ये, तो क्या आ जाएगा आंसर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर रो सैचुरेटेड। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो लिखा है 1.5 ये एकदम सही है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, यूनिट वेट और डेंसिटी ये क्वेश्चंस में भी बहुत बार इंटरचेंज होगी। आप ये मत बोलना कि मैंने करा है, नहीं। वेट और मास कई बार हम लोग एक जैसे ही बोल देते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि भाई आपका वेट कितना है, तो आप क्या बोलते हो, 70 kg, 70 किलो, यही बोलते हो। किलो क्या सच में यूनिट ऑफ वेट होता है? फिर भी बोलते हो ना 70। इन द सेम वे हमारे इंडिया में जब क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चंस में भी कई बार जो आपको मास दिया होता है उसकी जगह वेट लिखा होता है। डेंसिटी की जगह कई बार क्वेश्चंस में आपको यूनिट वेट लिखा होता है, जो कि इस क्वेश्चन में भी है। इसको बाय डिफॉल्ट आप सेम मानते हुए चल लेना, गलत मत करना इस चीज को। ठीक है, आंसर क्या आएगा सर, 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। 1, 3 एंड 4 आर ट्रू, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1997 का क्वेश्चन। बोलता है एओलिन सॉइल के बारे में 3 बातें लिखी है, बताओ कौन कौन से सही है। अब देखो एमएसक्यू में आता तो क्या होता, ये जो 1 2 3 स्टेटमेंट दिख रहा है ना आपको, एमएसक्यू में क्या होता, सर 1 2 3 कौन कौन से सही है, मल्टीपल सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये 3 में से हो सकता है कोई 2 सही हो सकता है तीनों के तीनों सही हो, या फिर हो सकता है तीनों में से कोई एक ही सही हो। ऐसा ही तो होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। ईएससी में तो बरसों से आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो डरने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है गेट में अगर एमएसक्यू अभी आ रहे हैं तो। ठीक है, चलो अभी जरा क्वेश्चन को देखो। एओलिन सॉइल क्या होती है, दैट इज नथिंग बट दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो सैंड ड्यून्स में सॉइल होती है उसको आप बोल सकते हो एलियन सॉइल, या फिर जो लुइस सॉइल है उसको आप बोलते हो एलियन सॉइल। ठीक है, बट सर अगर ये विंड के कारण ट्रांसपोर्ट हुई है तो ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होती रहती है। तो ये जो पर्टिकुलर सॉइल है ये यूनिफॉर्मली ग्रेन्ड होती है। यूनिफॉर्मली ग्रेन्ड मतलब सभी पार्टिकल्स की साइज ऑलमोस्ट बराबर बराबर होती है। अच्छा एक और बात, अब हवा उठाकर ले जाए इसका मतलब क्या है, कि जो पार्टिकल्स है वो बंधे हुए नहीं है एक दूसरे के साथ, है ना। बंधे नहीं हुए नहीं है इसका मतलब क्या है, सॉइल में कोहेजन नहीं है। मतलब ये जो एओलिन सॉइल है जनरली कौन सी होती है, सैंड होती है, जिसमें कोहेजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। अच्छा नेक्स्ट बात एक और, क्या कि सर अगर इसको हवा ने डिपॉजिट करा है तो बहुत कॉम्पैक्ट तो किया नहीं होगा, सॉइल कैसी होगी, लूज सॉइल होगी। सर लूज सॉइल है तो उसका वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा हो सकता है, बिकॉज जितना वॉइड होगा उतना ही तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है या ना। सो लूज होगी, लूज का मतलब क्या है, वॉइड्स ज्यादा होंगे। वॉइड ज्यादा का मतलब वॉइड रेशियो ज्यादा। सर वॉइड रेशियो ज्यादा इसका मतलब कि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कैसी होगी, लार्ज कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आ रही बात, है ना। सर अगर वॉइड्स ज्यादा है तो इसमें से पानी भी इजीली पास कर जाएगा, क्योंकि वॉइड्स में से ही तो पानी पास करता है। इसका मतलब इसकी जो परमेबिलिटी है वो क्या होगी, हाई होगी, हाँ या ना। अब यहाँ कुछ एक्चुअली मैंने ऐसी प्रॉपर्टीज यूज कर ली है नाम में जो कि शायद आपने अभी तक पढ़ी नहीं है कि परमेबिलिटी क्या होता है, बट आई होप शायद बेसिक वर्ड का मतलब तो पता ही है ना। खैर चलिए अभी आगे यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। दैट सॉइल हैज लो डेंसिटी, क्या सॉइल की डेंसिटी कम होती है, बिल्कुल सही बात है सर, डेंसिटी तो कम होती है क्योंकि लूजली फिल्ड है। लेकिन क्या कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, नहीं सर, कंप्रेसिबिलिटी कम नहीं होती, बल्कि कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, हाई होती है। बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर वॉइड्स काफी ज्यादा है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, पहले पार्ट के कारण नहीं, सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट के कारण। क्या ये विंड के कारण ट्रांसपोर्टेड होती, बिल्कुल सर सही बात है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, बिल्कुल सर बिल्कुल इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये लूजली फिल्ड सॉइल है ना। तो 2 और 3 सही है, कौन सा ऑप्शन आ गया, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है। ये एमएसक्यू का क्वेश्चन ही बोल सकते हो आप, जो कि एक्चुअली अभी गेट में आने लग गया है।
ईएससी में तो भाई पहले से आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 1997 का है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, जरा चेक करा जाए। क्वेश्चन बोलता है दैट द ड्राई डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या दिया है सर? ड्राई डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर आगे क्या बोल रहा है? दैट द सेचुरेशन वाटर कंटेंट इज 50%। वाटर कंटेंट फॉर S इक्वल्स टू बी 1 इज गिवन एज 50%। मतलब 0.5 लिख देता हूं फ्रैक्शन में, है ना। ठीक है सर, आगे सुनो। फिर बोलता है सेचुरेटेड डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी और सबमर्ज्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं आपको। गामा ड्राई इज इक्वल्स टू बी गामा और रो अपॉन 1+W। याद है कुछ ऐसा फॉर्मूला, है ना। अब अगर ये मेरे को सेचुरेशन की बातें कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं? डेंसिटी ऑफ सेचुरेटेड सॉइल विल बी इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट विल बी द ड्राई डेंसिटी अपॉन वाटर इंटू 1+ वाटर कंटेंट फॉर सेचुरेशन, है ना। सो यहां पर अगर मैं डेंसिटी फॉर सेचुरेटेड सॉइल निकालूंगा तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ड्राई सॉइल? दैट इज 1.5, है ना। एंड व्हाट इज द वाटर कंटेंट फॉर द सेचुरेटेड सॉइल? दैट इज गिवन एज 50%, मतलब 0.5। सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी 1.5 इंटू 1.5। सो सेचुरेटेड सॉइल की डेंसिटी क्या हो जाएगी? 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो? समझ में आ रही बात? इन द सेम वे अगर ये आपको बोल रहा है सबमर्ज डेंसिटी भी बता दो, तो भैया सबमर्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? सो दैट इज नथिंग बट दैट इज सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस वाटर डेंसिटी। यस और नो? ये सर इक्वेशन जो है ना, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि क्या बोलता है? दैट द बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू बी द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। फिर से बोल देता हूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? That the buoyant force acting on a body is equals to the weight of fluid displaced by it। चलो, सैचुरेटेड डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 2.25। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सीसी। सब्ट्रैक्ट कर लो, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 2.25 एंड 1.25 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बड़ी आसानी से इजीली सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है दैट द मॉइस्चर कंटेंट इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड फ्रॉम अ लार्ज वैल्यू। वाटर कंटेंट को क्या करा आपने? पहले बहुत ज्यादा हाई वैल्यू थी, फिर उसको धीरे धीरे कम किया गया। पूछता है कि कौन सी लिमिट कैसे आएगी, सीक्वेंस बता दो इनका। अब जरा सुनो जरा, ये वाला ग्राफ पढ़े हो? अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। वैसे तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल और इस तरफ बनाया था अपन ने ये ग्राफ कुछ इस तरह से, यहां पर वाटर कंटेंट लिखा था, याद है? हाँ सर याद है। यहां आता था आपका श्रिंकेज लिमिट, यस और नो? इधर आता था आपका प्लास्टिक लिमिट और इधर आता था आपका लिक्विड लिमिट। ये होता था लिक्विड स्टेट, ये होता था प्लास्टिक स्टेट, ये होता था सेमी सॉलिड स्टेट और ये होता था सॉलिड स्टेट, यस और नो? अभी फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मैंने वाटर कंटेंट इनिशियली बहुत ज्यादा था, लिखा है इट इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड फ्रॉम अ लार्ज वैल्यू। मतलब इनिशियली वाटर कंटेंट कहीं यहां था, ये इनिशियल वाला पॉइंट है। फिर इधर से धीरे धीरे वाटर कंटेंट को आपने क्या करा? कम किया, है ना। वाटर कंटेंट को आपने क्या किया? कम किया। तो सर कम करने पर सबसे पहले कौन आएगा? लिक्विड लिमिट। फिर कौन आएगा? प्लास्टिक लिमिट। दिख रहा है? पहले कौन आया? लिक्विड लिमिट। फिर कौन आया? प्लास्टिक लिमिट। फिर कौन आया? श्रिंकेज लिमिट। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये कम वाटर कंटेंट से ज्यादा की तरफ नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ज्यादा वाटर कंटेंट से कम की तरफ जाना है, इसीलिए पहले लिक्विड लिमिट आएगा। पहले कौन आएगा? 3 आएगा। फिर कौन आएगा? 2 आएगा। फिर कौन आएगा? 1 आएगा। तो क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक की उसने ये खेली है कि वाटर कंटेंट पहले ज्यादा था, बाद में धीरे धीरे डिक्रीज किया गया है। इसको अगर आपने ध्यान ना दिया होता तो शायद आप इसका उल्टा कर देते। उल्टा मतलब आप बोलते हैं भैया पहले आता है श्रिंकेज लिमिट, फिर आता है प्लास्टिक लिमिट, फिर आता है सर लिक्विड लिमिट।
क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ा है। ऐसा मत करना, क्वेश्चन में कुछ दिया है तो क्वेश्चन को भी रिस्पेक्ट करना है, जो पूछा गया है वही आपको टिक करना है। अदरवाइज अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं करी तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मार्क्स काट लेगा और क्या होगा, है ना। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 1997 में ही पूछा गया क्वेश्चन है that a fill having a volume of 1,50,000 meter cube is to be constructed at a void ratio of 0.8. The borrow pit soil has a void ratio of 1.4. देखो एक्चुअली क्या बोल रहा है कि ये हमने एक बोरो पिट से कुछ सॉइल निकाली और सॉइल निकालकर यहां पर हमने फिल कर दिया। अब ये जो फिल किया है, फिल करा हुए में कितना वॉल्यूम है इसका, इतना है ना। बट आगे बोल रहा है कि इसके अंदर जो वॉइड रेशियो है, इसके अंदर वॉइड रेशियो कितना है, दैट इज 0.8। फिर बोलता है कि जो बोरो पिट हमने बनाया था जिससे हमने सॉइल निकाली, इस बोरो पिट के अंदर वॉइड रेशियो कितना है, दैट इज 1.4। तो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरो पिट विल बी, मतलब यहां से मेरे को कितना सॉइल एक्सकेवेट करना है बोरो पिट से, ये पूछ रहा है। अब देखो अगर एक्सकेवेट करके कहीं आप फिल कर रहे हो तो ये पक्की बात है सॉइल का वॉल्यूम तो चेंज हो ही जाएगा। क्या कांस्टेंट रहता है, एक्सकेवेशन कर लो, ट्रांसपोर्टेशन कर लो, फिलिंग कर लो, क्या कांस्टेंट रहता है, दैट इज सॉलिड्स, है ना। और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं, एज वॉइड्स प्लस सॉलिड्स, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल को क्या लिख सकते हैं, एज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू 1 प्लस वी अपॉन वी सॉलिड्स। सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू योर void ratio. So volume of solids into 1 plus E. यस और नो, ये फॉर्मूला आगे चलकर आपको बहुत जगह काम आने वाला है। कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला, बस थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया आपको। बट अगर आपने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो ऑलरेडी ये वाला फॉर्मूला यूज किया होगा आपने। चलो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर, दैट योर सॉलिड्स का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप चाहे कितना भी कॉम्पैक्ट कर दो, चाहे आप कैसा ट्रांसपोर्टेशन कर दो, हमेशा ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दैट आर एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरो पिट will be equals to be the volume of solids that are filled. yes or no, बोल सकता हूं ऐसा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन द बोरो पिट क्या बोल दूं, सर वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस ई। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस ई। अगर मैं बोरोपिट बोल रहा हूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरोपिट अपॉन 1 प्लस ई फॉर द बोरोपिट। ई फॉर द बोरोपिट इज 1.4 इज इक्वल्स टू बी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर द फिल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द फिल दैट इज कितना है, इतना है सर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। लेकिन ई कौन सा होगा, ई ऑफ फिल, है ना। और ई ऑफ फिल ये दिख रहा, yes or no, so that is equals to be 0.8. so volume of soil to be excavated from the borrow pit की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,50,000 into 2.4 divided by 1.8, है ना। so ये वैल्यू क्या आ जाएगी, that will be equals to be 1,50,000 into 4/3। क्या आ जाएगा, यहां पर दिख नहीं रहा होगा अगर आप लोगों को, तो नीचे लिख देता हूं, चलिए एक बार और। क्या आ जाएगा ये, आई होप शायद अब कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लिया होगा। 1,50,000 इंटू 4/3, सर 1,50,000 को 3 से डिवाइड करो, 50,000, 50,000 इंटू 4 क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख कौन सा ऑप्शन में दिखता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक था, इसलिए वो जो जीरो है उसको जीरो को मैंने हाथ से बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मेरे को भी खुद पहले क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करना पड़ता है, टाइपिंग करने वाला कई बार गलती करता है ना। तो बट हाँ, आंसर यहाँ पर इजीली मिल जाता है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। आई होप शायद समझ में आया है। जब भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जब भी कॉम्पैक्शन हो रहा है, ये बात का ध्यान रखिएगा, सॉइल का सॉलिड कांस्टेंट होगा। अब इस केस में तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कांस्टेंट करा है, ये भी हो सकता है कि वेट ऑफ सॉलिड को कांस्टेंट कर दो,
ठीक है, ये भी कर सकते थे आप। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1997 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या बोलता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द लोकल सॉइल इज 15 और प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सैंड इज 0। बोलता है कि भैया मैंने इसका मिक्सचर बनाया, तो मिक्सचर में जो हमारी पीआई की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। मतलब डिजायर्ड पीआई की वैल्यू कितनी है? 6 है। सो व्हाट इज द आईपी ऑफ मिक्स? बोल दिया आईपी ऑफ मिक्स इज 6। ठीक है ना? आईपी ऑफ द लोकल सॉइल इज 15 एंड आईपी ऑफ द गिवन सैंड इज 0। तो पूछता है दैट व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ सैंड। मैं मान लेता हूं दैट द परसेंटेज ऑफ सैंड इन द मिक्स इज x। तो देखो फाइनल यहां पर आईपी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। लेकिन ये जो मिक्सचर है उसमें दो कंपोनेंट है। कौन कौन से? एक तो सैंड और एक है आपकी लोकल सॉइल। लोकल सॉइल का आईपी कितना है? 15। लेकिन अगर मेरा सैंड है x, तो पक्की बात है लोकल सॉइल कितनी हो जाएगी? लोकल सॉइल का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। वॉट इज दिस x? x इज नथिंग बट दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ सैंड। ठीक है, सो लोकल सॉइल का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलाकर ही 100% होने हैं। सो ये 15 आईपी कौन से फ्रैक्शन में है? 1 माइनस एक्स फ्रैक्शन का है। और जो सैंड का फ्रैक्शन है सर, उसका आईपी कितना होता है? 0। सो 0 इंटू एक्स। यस और नो? सो क्या दिख रहा है? 15 माइनस 15x विल बी इक्वल्स टू बी 60। सो 15x विल बी इक्वल्स टू बी क्या बन जाता है? दैट इज इक्वल्स टू बी 15x इज इक्वल्स टू बी क्या आ जाएगा? दैट विल बी, सॉरी यहाँ पर 6 लिखना चाहिए था ना कि 60। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू बी 6 माइनस, या 15 माइनस 6 कर देता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 9। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 बाय 15, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 3 बाय 5, दैट इज इक्वल्स टू बी 3 बाय 5 क्या आ जाएगा? दैट इज 0.6। ठीक है, और सर 0.6 का मतलब क्या है? परसेंटेज में लिखना चाहो तो दैट इज इक्वल्स टू बी 60%। So that is the percentage of sand to be maintained in that particular mixture. So आंसर क्या हो गया? 60%। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है 98 में। किसका? सर कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा। ध्यान दीजिएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। सर कंसिस्टेंसी इंडेक्स के फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला और लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला सेम होता है। सेम नहीं होता, इनका बेस सेम होता है। तो देखो जरा, इसका बेस WL माइनस WP, IC का भी बेस क्या होता है? WL माइनस WP। जिसके नाम में लिक्विड है उसके डिनोमिनेटर में लिक्विड नहीं होगा। सो इसके न्यूमरेटर में लिक्विड नहीं होगा, क्या होगा? नेचुरल वाटर कंटेंट। और जिसके नाम में लिक्विड नहीं है उसके न्यूमरेटर में लिक्विड होना चाहिए। तो इसके न्यूमरेटर में लिक्विड लिख दो, लेकिन बचा हुआ जो दूसरा पार्ट है दैट विल बी योर नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है अगर वैल्यू चाहिए परसेंटेज में। अच्छा, दूसरी बात एक और यहां पर याद रखना, IC प्लस IL समीशन क्या आता है? हमेशा 1 आता है। रेंज क्या होती है सर इन दोनों की? सर IC हो या फिर IL हो, इनकी वैल्यू सर 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, 0 से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो इनकी कोई रेंज फिक्स नहीं है भाई, हो सकता है ये नेगेटिव हो। ठीक है, तो कैन बी नेगेटिव and these can be also greater than 1 and greater than 1 also। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब अगर मैं आपको पूछता हूं कि ये बताओ IC की वैल्यू लेसर देन 0 कब हो सकती है, मतलब नेगेटिव कब हो सकती है? ये रहा IC का फॉर्मूला, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। IC की वैल्यू लेसर देन 0 कब हो सकती है? सर लेस देन 0 जब WN की वैल्यू क्या हो जाए? ये सब्ट्रैक्ट जो कर रहे हो, देखो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, लिक्विड लिमिट हमेशा ज्यादा होगा देन द प्लास्टिक लिमिट, तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो IC की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कब होगा? जब WN की वैल्यू क्या हो जाए? WL से ज्यादा हो जाए। तो नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज्यादा है, इसका मतलब सॉइल कौन से स्टेट में है?
लिक्विड स्टेट में। समझ में आ रही है बात? आईसी की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 हो सकती है? अब सवाल ये आता है, बिल्कुल हो सकती है सर। जब ये वाला जो डिफरेंस है, कौन सा वाला डिफरेंस, जब ये डिफरेंस बड़ा हो जाए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। अब ये डिफरेंस बड़ा कब हो सकता है? जब डब्ल्यू एन की वैल्यू क्या हो जाए, डब्ल्यू पी से भी छोटी हो जाए। समझ में आ रही बात? सो ये कब हो सकता है? डब्ल्यू एन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एल। और नीचे वाली बातें कब हो सकती है? जब आपका डब्ल्यू एन की वैल्यू क्या है, दैट इज लेसर देन डब्ल्यू पी। मतलब सॉइल कौन से स्टेट में हो जाएगी, सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। 0 और 1 के बीच में कब होगा? जब सॉइल होगी प्लास्टिक स्टेट में। खैर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया था, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो जरा, 98 का सवाल है। ठीक है, बड़ा अजीब सा फॉर्मूला लिखा है। अब ये फॉर्मूला अगर ना याद हो, ऑब्वियसली बात है याद नहीं होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके इसको डिराइव करना हो। कैसे? गामा दिख रहा है फॉर्मूले में, देखो जरा, क्या गामा दिख रहा है? हाँ सर, गामा दिख रहा है फॉर्मूले में। गामा ऑफ वाटर दिख रहा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिख रहा है, वाटर कंटेंट दिख रहा है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिख रही है। फॉर्मूला देखो जरा गामा का, जो आपको याद है, जो आपको याद है वो बता रहा हूं। आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये याद है कि नहीं याद है? हाँ सर याद है। अच्छा, इसी फॉर्मूले का जब डेरिवेशन करा था तो इसको लिखा था कुछ इस तरह से, ये याद है? हाँ सर, जी की वैल्यू यहाँ पर, सर वाटर कंटेंट की वैल्यू आपने लिख दी थी एस ई अपॉन जी। ठीक है सर। सर ये ई को मैंने डब्ल्यू के फॉर्म में क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको डब्ल्यू के फॉर्म में लिखना है, वॉइड रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है, तो वॉइड रेशियो को मेरे को क्या लिखना होगा, डब्ल्यू के फॉर्म में लिखना होगा। सर तो ये भी तो दिख रहा है वॉइड रेशियो, ये भी तो दिख रहा है वॉइड रेशियो। रुको एक मिनट, करता हूं इसका भी काम। देखो जरा, 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, सॉरी 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, नीचे जो दिख रहा था 1 प्लस ई, उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर क्या आ जाएगा, गामा, है ना? अच्छा, यही जो 1 प्लस ई दिख रहा है, फॉर्मूला मेरे को एक और पता है, एस ई इज इक्वल्स टू बी डब्ल्यू जी। ई को मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू जी बाय एस, लिख सकते हैं, लिख दूं, इज इक्वल्स टू बी, बाकी लिख ही चुके ऑलरेडी इसको, है ना? तो जरा देखो, डब्ल्यू जी अपॉन कैपिटल एस इज इक्वल्स टू बी क्या बन जाएगा, जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन गामा माइनस 1। जी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं इस तरफ, सो क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू बाय जी इज इक्वल्स टू बी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन गामा माइनस 1 बाय जी। जी तो कैंसिल आउट हो गया फर्स्ट टर्म में से, लेकिन सेकंड टर्म में बच जाएगा। अच्छा सर, ये एस रहेगा, ये जी नहीं होगा। मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए, कैपिटल एस का। क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या दिख रहा है सर, डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू अपॉन गामा इंटू 1 प्लस जी माइनस 1 बाय कैपिटल जी। समझ में आ रही बात? फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे आया? अब जरा मैच करते रहो, कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, पहली बात, ऊपर आएगा सिर्फ डब्ल्यू, मतलब एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है और एक ये हो सकता है। ठीक है, पर एक्चुअली शायद मुझे तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, दोनों सेम ही है एक्चुअली यहाँ पर। मतलब ऑप्शन की टाइपिंग मिस्टेक दिख रही है, एक में 1 प्लस डब्ल्यू हो सकता है, एक में 1 माइनस डब्ल्यू हो सकता है, कुछ ऐसा चेंज जरूर होगा। ठीक है ना? आई होप शायद यहाँ पर समझ में तो आ ही गया है। मुझे दोनों ऑप्शन सेम सेम दिख रहे हैं। अभी फिलहाल आप लोग ध्यान से देख लो, क्या दोनों ऑप्शन सेम ही है? अगर दोनों ऑप्शन सेम है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन में कुछ टाइपिंग की मिस्टेक होगी। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा होगा वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, कैसे आता है, थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना होगा एक्सप्रेशन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट द सैचुरेटेड डेंसिटी दे दी है एज 2000। क्या दे दिया है,
रो सैचुरेटेड एज 2000 kg पर मीटर क्यूब दे दिया गया है। और क्या दे दिया है? ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है एज 1600 kg पर मीटर क्यूब। तो पूछता है वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या हो। फॉर्मूला देखो, मैं याद दिलाता हूं आपको। रो डी इज इक्वल्स टू बी रो अपॉन 1 + W। ये फॉर्मूला याद है? सर यहाँ पर रो सैचुरेटेड लिख देते, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो ड्राई की वैल्यू कितनी है? ड्राई की वैल्यू सर 1600। सैचुरेटेड की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल्स टू बी 2000 अपॉन 1 + W। तो 1 + W विल बी इक्वल्स टू बी कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू बी 2000 डिवाइडेड बाय 1600। सो क्या लिख दूं? 1 + W विल बी इक्वल्स टू बी 5/4। सर 5/4 क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू बी 1.25 होता है। सो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.25 माइनस 1। सो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.25, मतलब 25%। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 25%। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए वैल्यू अगर अलग है तो फिर आंसर भी वैसे ही अलग आ जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन में ये वैल्यू अगर मान लीजिए दी हुई है 1500 दी अगर, तो क्या होगा? तो सर यही जो पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाया है ना, 1 + W विल बी इक्वल टू बी क्या आ जाएगा? रो सैचुरेटेड दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय रो डी। तो उस केस में 1 + W की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.33। W की वैल्यू आ जाएगी 33.33%। समझ में आ रही है? यहां पर क्वेश्चन तो खैर वैसा ही है, वैल्यू चेंज करके आपको हो सकता है कभी क्वेश्चन मिल जाए, या फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है वो भी यहां पर हमने देख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 99 का क्वेश्चन है। 99 में पूछा गया क्वेश्चन, चेक करा जाए क्वेश्चन क्या बोलता है। दैट इफ अ सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg, सॉइल सैंपल का वेट कितना है? 0.18 kg, और उसकी जो ड्राई यूनिट वेट है कितना है? दैट इज 1600। वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जरा ये देखो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है? 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। वेट ऑफ अ सॉइल इनिशियली वैल्यू कितनी दी गई है? दैट इज 0.18 kg। ठीक है सर। अच्छा, ड्राई डेंसिटी दे दी गई है एज इक्वल्स टू बी 1600 kg पर मीटर क्यूब। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो, अगर ड्राई डेंसिटी की वैल्यू दी गई है, आगे मेरे को बोल रहा है कि अगर मैंने 0.02 kg का पानी और ऐड कर दिया तो वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा? अब वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद है? सो दैट इज नथिंग बट दैट इज वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। यही होता है। तो भैया मुझे वेट ऑफ सॉलिड चाहिए, क्योंकि आप पानी तो ऐड कर रहे हो लेकिन पहले से सॉलिड जो होंगे वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो वेट ऑफ सॉलिड चाहिए अब मेरे को, है ना? मुझे ये बताओ, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यही होता है सर एक्चुअली आपका क्या? दैट इज नथिंग बट दैट इज गामा ड्राई, है ना? सो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? दैट योर mass of solids will be nothing but that will be equals to be the dry density into volume of soil, है ना? अब ये बताओ मास ऑफ सॉलिड्स की वैल्यू आ कितनी जाएगी? जल्दी वैल्यू बताना जरा, सारी पुट करना। ड्राई डेंसिटी की वैल्यू देखो क्या दी है? 1600 kg पर मीटर क्यूब। And what is the volume of soil? That is equals to be 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, है ना? देखो यार, ये मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.16 kg। सो दिस इज द मास ऑफ सॉलिड्स, और हमें एक्चुअली दिया मास ऑफ सॉइल, ये दिया है ना? तो अभी एक बात बताओ, मास ऑफ सॉइल क्या होता है? दैट इज नथिंग बट दैट इज द मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड्स। सर सॉइल का मास दिया है 0.18 kg, मास ऑफ वाटर हमें नहीं पता था इनिशियली कितना है, एंड अभी सॉलिड्स का मास हमने निकाला है 0.16 kg। सो मास ऑफ वाटर इनिशियली कितना आ जाएगा? 0.18 माइनस 0.16 दैट इज 0.02 kg। ठीक है ना? बट सर ये तो इनिशियल मास है, आगे क्या बोल रहा है? और मास ऑफ वाटर ऐड करा। सो व्हाट विल बी द फाइनल मास ऑफ वाटर?
सर इनिशियली मास ऑफ वाटर था 0.02 और उसमें मैंने और 0.02 ऐड करा, दिख रहा है। सो और 0.02 ऐड करा तो टोटल मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 0.04 kg हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, वाटर कंटेंट पूछ रहा है, क्या होता है मास ऑफ वाटर फाइनल वाला अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स, यही होता है। ये बताओ फाइनल यहां पर मास ऑफ वाटर कितना है, दैट इज 0.04, एंड व्हाट इज द मास ऑफ सॉलिड्स, सर मास ऑफ सॉलिड ये रहा 0.16, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो वैल्यू, 4/16 दैट इज 1/4 इंटू 100। सो आंसर क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट की वैल्यू आ जाएगी 25%। ठीक है, कैसे आया, आई होप शायद आपकी यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी आपको भी, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ये बोल सकते हो ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि कैलकुलेशन में मैंने करके दिखाया तो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी ना तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत इजीली कर लोगे आप। हो सकता है ओरली भी कर लो, कि ओरली भी कर सकते हो। कैसे करोगे देखो जरा, 1600 इंटू पॉइंट 10⁻⁴ क्या आ गया, 0.16 kg इज द मास ऑफ सॉलिड्स। ओरल 0.18 दिया है, इसका मतलब इनिशियली मास ऑफ वाटर कितना आ गया, 0.18 माइनस 0.16 करना आता है आपको ओरली 0.02, और इसके बाद ऐड कितना करा है मास ऑफ वाटर, दैट इज 0.02। सर टोटल मास ऑफ वाटर हो गया 0.04, सॉलिड्स कितना है 0.16, डिवाइड कर ले भैया 4/16 दैट इज 25%। ओरली भी ये क्वेश्चन बन जाता तो मेरी कैलकुलेशंस देखकर घबराना मत, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं जो एक्चुअली यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लिख कर दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, या इवन अगर मैं भी एग्जाम में होता तो शायद मैं इसको ओरली कर लेता, और अगर मैं चलो ओरली कर सकता हूँ बिना कुछ लिखे, जब मैं एग्जाम में होऊंगा तब की बात है ना, लेकिन अगर चलो मैं ओरली कर रहा हूं तो कम से कम आप 1 मिनट के अंदर अंदर तो कर ही लोगे, है ना। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो आई होप शायद आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, इसका मेन गोल क्या है। पहली बात ध्यान रखना, पहली बात आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बने उनका सॉल्यूशन आपको समझ आ जाए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चंस करने में ही डर लगता है तो कम से कम वो डर खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तीसरी बात, जब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हो तो काफी सारी ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपने पढ़े थे लेकिन रिवाइज हो जाते हैं, ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। और चौथा कि भाई मैं किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, व्हाट इज माय अप्रोच टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, है ना। तो ये चारों चीजें हैं जिसके कारण आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सेशंस हैं इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ, डिवाइड करेंगे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी इंजीनियरिंग।